तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार कभी कहानी आ रही, कभी नहीं आ पा रही, और उसके पीछे वजह है कि मैं एक नई जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ और एक ठीक ठाक तरीके से स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि अभी तक मैं परिवार के साथ रह के काम करता था और ऐसे कामों में फिर दिक्कत ये है, चूँकि मेरा 2 चैनल है। एक प्रखर राजपूत नाम से, उस पर मिडिल ईस्ट की खबरें दिखाता हूँ, यानी जो इजराइल, फ़िलिस्तीन, गज़ा, लेबनान, ये तमाम चीज़ें चलती हैं। दूसरा ये, इस पे भी दिन के 2 वीडियो, उस पे दिन के 3 वीडियो। अच्छा, तमाम वीडियो इस कहानी को आप हटा दे तो एडिटिंग वाले होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और परिवार के बीच रहता हूँ तो कोई मिलने आ गया, कोई रिश्तेदारी में आ गया, कोई दोस्त यार, तो इन तमाम चीज़ों से मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस हिसाब से आप मुझे प्यार देते हैं, जिस हिसाब से आप मुझे सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें सबको नसीब नहीं होती। मैंने देखा कि 3 महीने में गायब रहा। उस 3 महीने बाद जब आया तो पहली फ़ोटो मैंने डाली तो 400 लोगों ने लाइक किया और 250 लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ थे। तो 250 लोग अगर किसी को पूछ रहे हैं, किसी की चिंता कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। इधर फिर मैंने नया चैनल बनाया, 1-1.5 महीने हुए हैं, 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो सब आप लोग का प्यार है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप लोग मुझे दे रहे हैं, अब मुझे कुछ आपको देना चाहिए। तो प्रोफेशनली काम करूँगा, 4 से 6 घंटे, 7 घंटे रिसर्च मेहनत करूँगा। घर पे रह के थोड़ी सी आलस आती है कि खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, बस बैठो बना दो। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी अब होगी। और यही वजह है कि कभी लखनऊ हूँ, कभी कहीं और हूँ, और कभी कभार एक आध वीडियो छूट रहा, तो उसके लिए अभी माफ़ी चाहूँगा। 4-6 दिन ये चीज़ें चलेंगी, उसके बाद एक परमानेंट स्टूडियो होगा जिसमें मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और फिर काम नए तरीके से होगा। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी ऐसा नहीं कि इस कहानी को मैंने पहली बार सुना है। ऐसी कहानियाँ मैं 1 साल पहले सुनाता था। तमाम लोगों ने अलग अलग कमेंट भी किए, कई लोगों ने प्यार दिए। एक कहानी तो मेरी लगभग 1.8 मिलियन के करीब हुई। मुझे लगा कि शायद आज फिर उस कहानी को सुनाना चाहिए, क्योंकि सेम वैसी घटना निकल के सामने आई है जो उस टाइम आई थी। कहानी एक 17 साल के लड़के, एक 17 साल की लड़की की है। कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक बेहद पवित्र जगह है, हरिद्वार। और इसी हरिद्वार में एक बेहद मशहूर जगह है, रुड़की। यहाँ पे IIT भी है। कहानी इसी रुड़की की है। बात इसी अगस्त महीने की है। दरअसल इसी रुड़की में एक गंग नहर जगह है, एक थाना है, और यहीं पे एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक लड़का था 17 साल का, जिसका नाम था दीपक रावत। ठीक ठाक लड़का था, घर वालों से ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारी उसने उठा रखी थी। पिता की मुश्किलें हल किया करता था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लड़का बड़ा हो रहा था। एक उम्मीद थी कि जीवन में कुछ करेगा। इसी दौरान 10 अगस्त की बात है। 10 अगस्त को रात के लगभग 8 बजे बाइक की चाबी उठाता है। अब रात में एक 17 साल का लड़का बाइक की चाबी उठाए तो घर वालों को डाउट होता है, डर भी लगता है कि भाई कहाँ जा रहा। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में काम है। माँ थोड़ी सी नाराज़ हुई। पिता ने कुछ बोला ही नहीं, कहा कि ठीक है जाओ, आ जाना। उसके बाद वो बाइक लेके निकलता है। निकलने के बाद इधर घर वाले राह देख रहे हैं कि आए तो सब साथ बैठ के खाना खाएं। लेकिन रात के 10 बज गए और दीपक आया नहीं। अब दीपक आया नहीं तो परिवार वाले थोड़ा सा परेशान। उन्हें लगा कि कहाँ गया भाई। परिवार वालों ने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो डर लगना शुरू हुआ कि भाई कहाँ गया। उसके बाद फिर और फ़ोन किया, व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल किया। लास्ट सीन 8 बजे के बाद ऑनलाइन ही नहीं। अब परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने फिर खोजना शुरू किया, लेकिन खोजे कहाँ। तो पिता बेचारा बदहवास अपने घर से निकला। आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या दीपक आया था। आसपास के लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं भाई, दीपक तो नहीं आया था। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमने जाते हुए देखा था। इधर फिर उसके दोस्तों को भी पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ आया। दोस्त ने मना कर दिया। फिर दूसरे दोस्त के पास कि क्या तुम्हारे यहाँ आया, उसने भी मना कर दिया। ऐसा ऐसा करके पिता पूरी रात अलग अलग जगहों पे जाके, जहाँ उसके दोस्त थे, जहाँ उसके यार थे, वहाँ पे खोजना शुरू किया, इस उम्मीद में कि अपने इस दोस्त के यहाँ होगा, उस दोस्त के यहाँ होगा, किसी शादी फंक्शन में कहाँ गया होगा। पिता बदहवास पूरी रात खोजता रहा। पूरी रात गुजर गई, दीपक का कुछ पता चला नहीं। दीपक लौट के आया नहीं। इधर माँ का रो रो के बुरा हाल कि दीपक कहाँ गया। और ऐसा करते कराते पूरी रात गुजर गई।
अगले दिन सुबह हुई, सुबह फिर उसी तरीके से पिता और इधर आसपास के लोगों को भी पता चला, उनके बीच भी हड़कंप मची। उन्होंने भी खोजना शुरू किया और पूरी रात खोजते रहे, पूरा दिन खोजते रहे। 10 तारीख को गायब हुआ था, 11 तारीख भी बीत गई और खोजते खोजाते 12 तारीख भी बीत गई। अब जब 12 तारीख बीत गई तो इसी बीच कुछ लोगों ने सलाह दिया कि देखो ऐसा है, अगर कहीं गया होता तो आ जाता, किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास होता तो अब तक वहां से फोन आ जाता। अब मामला गंभीर है, एक काम करो, कंप्लेन कर दो, क्योंकि अगर कंप्लेन नहीं करोगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। पिता जैसे ही बात सुनता है 13 तारीख को सुबह सुबह भाग के पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पे बताता है कि साहब मेरा एक 17 साल का बेटा है, बाइक लेके निकला था और निकलने के बाद फरार हो गया। शुरुआत में पुलिस वालों को लगा कि यार 17 साल का लड़का है, कुछ परिवार में नाराजगी हुई होगी, कहीं चला गया होगा। अच्छा, कुछ हादसा वगैरह हुआ होता तो अब तक लाश वाश मिलने की खबर आ जाती, लेकिन वो चीज़ें आई नहीं। अब क्या किया जाए? पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है जाओ। लेकिन जब पुलिस वालों ने पिता को पूछा और आसपास के लोगों को पूछा कि भाई क्या मामला है, क्या नाराज होके गया, तो तमाम लोगों ने बताया कि नहीं साहब, लड़का अपने पिता की बड़ी इज्जत करता था, अपने पिता की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था और कहीं से भी ऐसा कोई एंगल निकल के सामने नहीं आता कि जो बच्चा है वो नाराज हो जाए और नाराज होने के बाद अपने पिता को छोड़ के चला जाए। अब ये बयान जब आसपास के लोगों से पुलिस को मिला तब पहली बार पुलिस वालों का माथा ठनका। उन्हें लगा कि अगर ऐसी बात है तो भाई एक बार खोजना चाहिए। पड़ताल शुरू हुई। पड़ताल शुरू होने के बाद कुछ लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता है? कुछ लोगों ने बताया नहीं साहब नहीं पता है। इधर फिर दोस्तों यारों से भी पूछताछ हुई, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं साहब कुछ पता नहीं। अच्छा, इधर जैसे जैसे मिल नहीं रहा, इधर पुलिस वालों को भी एक तरह से चैलेंज मिलता चला जा रहा कि भाई कहाँ चला गया, हम खोज क्यों नहीं पा रहे। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे भी पूछताछ, वहाँ भी कुछ नहीं। अच्छा, सबसे ताजुब की बात कि अगर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से गया होता तो बाइक तो मिलती, लेकिन बाइक मिल नहीं रही। अब पुलिस वालों ने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तब पुलिस ने अपना पुलिसिया दिमाग लगाया, आसपास के लोगों समेत जो वहाँ पे मौजूद उसके दोस्त यार थे उनसे भी पूछताछ हुई। जब उनसे भी पूछताछ हुई तो फिर उन लोगों ने बताया कि साहब हमें तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की है जिससे ये प्यार करता है, उसे पता होगा। पुलिस वालों ने कहा कि लड़की कौन? तब उन्होंने एक नाम बताया। जब नाम बताया तो पुलिस ने कहा कि अच्छा कहाँ मिलेगी? तब पुलिस वालों ने उसका एड्रेस बताया कि मकतुलपुरी में। उसके बाद पुलिस की टीम मकतुलपुरी जाती है, उस लड़की से मिलती है। मिलने के बाद जैसे ही दीपक के बारे में पूछती है लड़की डर जाती है। जैसे ही लड़की डरती है ये चीज़ पुलिस वाले भांप जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुमसे पूछताछ करनी है। पुलिस की टीम उस लड़की को लेके आती है। आने के बाद पूछती है कि दीपक कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है? जितनी बार पुलिस वाले पूछे उतनी बार ये लड़की डरे, अपना बयान बदले, उतनी बार उसकी आवाज़ में कंपन हो और ये चीज़ें पुलिस वालों के मन में डाउट पैदा करने लगी। उसके बाद पुलिस वालों ने अपना पैतरा आजमाया। उन्होंने कहा देखो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे बारे में हमें सब पता है, सच सच बता दो कहा है। अब चूंकि लड़की 17 साल की थी, कोई पेशेवर क्रिमिनल या फिर क्रिमिनल माइंडेड तो थी नहीं, टूट गई। टूटने के बाद अपना मुंह खोला और एक ऐसी कहानी बताई जिसको सुनने के बाद तमाम पुलिस वाले हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं से कहानी फिर 2 साल पीछे चली गई। 2 साल पीछे जब दीपक लगभग 15 साल का था और स्कूल में पढ़ने जाता था, सेम उसी टाइम उसी हम उम्र की एक लड़की इसको मिलती है, 15 साल की। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद इत्तेफाकन दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती हुई, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे के व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे ऐड होते हैं। गुपचुप तरीके से दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और फिर मौका देख के एक दूसरे से प्यार का इजहार करने लगते हैं। लड़का लड़की को बेइंतहा प्यार करने लगा, लड़की लड़के को बेइंतहा प्यार करने लगी। दोनों न किसी उम्र की सीमा को मानते थे, ना ही परिवार की किसी बंधन को मानते थे। जब मौका मिलता एक दूसरे से मिलते, जब मौका मिलता एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते। ये सिलसिला 1.5 साल तक लगातार चलता रहा। इधर लड़की की जिद कि भाई शादी करो मुझसे, जल्दी करो। लड़के ने समझाया कि यार देखो अभी तुम 16 की हो, मैं भी 16 का हूँ, हमारी तुम्हारी शादी कहीं भी लीगल तौर पे मान्य होगी नहीं, और तुम मेरे बगल की हो तो जो मेरे पिताजी हैं वो तुमको शायद पसंद भी ना करें, तो फिलहाल अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ।
अब ये बात जब दीपक रावत ने बोली तो उस लड़की के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़का है वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा हो, मेरे साथ बस फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए इसने मुझसे प्यार का नाटक किया। अब लड़की के दिमाग में ये तमाम सवाल आ गए। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ सबसे अजब ये होती है कि कंधा देने के लिए और लड़के मिल जाते हैं। तो इसी दौरान इस लड़की की ज़िंदगी में एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम था राजा शर्मा। राजा शर्मा की एंट्री हुई, राजा शर्मा से बातचीत इसकी होने लगी। राजा शर्मा ने अपना कंधा दिया कि भाई तुम सही हो, वो लड़का गलत है। इसको राजा से भी प्यार हो गया। अच्छा, इधर राजा से जब प्यार हुआ तो दीपक कम टाइम पाने लगा। तो दीपक फ़ोन करता, कहता कि भाई कहाँ हो, बातचीत करो मुझसे। ये बात जब दीपक बोलता तो ये अपना पिंड छुड़ाती और कहती कि आज टाइम नहीं है, ऐसा वैसा। दीपक फिर कहता कि मिलने आओ, लड़की मना करती। और अच्छा, ये तमाम चीज़ें जाके राजा को बताती है, कहती कि आज देखो मुझसे मिलने क्यों बोल रहा, मुझे बुला रहा कि आके मिल लो। ये तमाम चीज़ें जब राजा सुनता था कहता देखिए वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तुमको बुला रहा। तो ये तमाम चीज़ें अब कहीं ना कहीं लड़की के मन में नफरत हो गई। इधर लड़का लगातार बुलाने लगा और कहने लगा कि आओ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लड़का कम टाइम पाने लगा। लड़की नाराज हो गई और उसके दिमाग में ख्याल आया कि इसने जो मेरे साथ किया है, अब वक्त आ गया है कि बदला लिया जाए। क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी कि जब लड़की बार बार मना कर रही थी तो राजा के कहने पे ये तमाम चीज़ें हो रही थी। तो दीपक नाराज़ हो गया। दीपक ने कहा कि आओ, तुम क्यों नहीं आओगी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें आना पड़ेगा। अक्सर लोग बोल देते तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। इन दोनों को अब लगा कि भाई ये ज़बरदस्ती कर रहा, इसको निपटाया जाए। लेकिन कैसे? एक आदमी जो गाँव में है उसको मारना कितना आसान होगा। प्लान बनाना शुरू किया गया। कभी कुछ और दिमाग में आया, कभी कुछ और दिमाग में आया, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, लड़की कभी डर जाए, कभी राजा शर्मा प्लान फेल कर जाए। फाइनली काफ़ी दिनों की पूरी प्लानिंग के बाद, पूरी स्क्रिप्टिंग के बाद इन्होंने एक प्लान बनाया। इस प्लान में राजा शर्मा ने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया। वो भी एक 18+ है, मतलब 18 का प्लस मतलब 19 का ही है लगभग, और दूसरा जो है वो नाबालिग है। इन तमाम लोगों ने प्लानिंग की। प्लानिंग करके बाकायदा एक टीम बनाई। उसके बाद फिर जो लड़की थी 17 साल की, उससे कहा गया कि जाओ और तुम पूरा फाइनल दांव खेलो। पूरा मंच सज चुका था, लड़की को भेजा गया। लड़की काफ़ी दिनों बाद इसको फ़ोन करती है दीपक को, 10 तारीख को रात के 8 बजे, और कहती है कि आओ मुझे काम है तुमसे। लड़का खुश हो जाता है और पूछता क्या काम है। तब ये बताती है कि मुझे मेरे मासी के घर जाना है, कुछ इमरजेंसी है, तुम्हारे पास बाइक है, तुम आओ और मुझे छोड़ दो, बस इतना ही काम है, और रास्ते में हम दोनों मिल भी लेंगे। लड़का खुश 8 बजे रात को बाइक उठाता है, अपने घर से रवाना होता है। रवाना होने के बाद पहुंचता है मकतुलपुरी, वहाँ पे लड़की को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद लड़की के साथ चलने लगता है बाइक से। थोड़ी दूर ये लोग आगे बढ़ते, मोदी नगर आ जाता है। आने के बाद ये लोग जब पहुँचते हैं तभी एक स्कूटी पे 2-3 लोग आते हैं। आने के बाद उनको देख के ये लड़की नमस्ते करती है। इधर दीपक पूछता है कि कौन है ये लोग। लड़की बताती कि ये मेरे मासी के पड़ोसी हैं और ये रिसीव करने आए, चूँकि रास्ता में भूल गई हो। इसके बाद वो लोग स्कूटी से आगे आ गए और दीपक से कहा जाता है कि तुम पीछे पीछे फॉलो करो ताकि तुम पहुंच सको। दीपक पीछे पीछे एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है। अचानक से स्कूटी रोकी जाती है। दीपक रुकता है, पूछता है भाई क्या हुआ, क्यों रुक गए। लेकिन जैसे ये बात पूछा जाता है लड़की पीछे से उतर जाती है। ये तमाम लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। आंखों में अपनी उम्मीदों को टूटते हुए दीपक ये देखता है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड उसके कत्ल के लिए 3 लोगों को हायर कर चुकी है। आंखों में एक सवाल लिए दीपक मार खाता रहता है। ये लोग पीटते रहते हैं। 2-4-6 मिनट में दीपक शांत हो जाता है। फिर गला दबा के उसका कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के बाद अब बड़ा सवाल कि लाश का क्या करें, तो उस लाश को फिर नहर में फेंक दिया जाता है। इसके बाद तमाम लोग फरार, राजा शर्मा फरार, इधर लड़की अपने घर पे, इस उम्मीद में कि कहाँ कौन जान पाएगा, कहाँ से नाम आएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा और कोई पता नहीं पाएगा। लेकिन इनको शायद पता ही नहीं था कि अगर पुलिस अपने पे आए तो बाल का खाल निकाल लेती है। ये तो ओपन एंड शट केस था। बहरहाल ये पूरी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद एक टीम दौड़ाई जाती है कि लाश कहाँ है। पूरी नहर को छाना जाता है। 5-6 दिन बाद सड़ी गली स्थिति में वो लाश मिलती है। चूँकि बरसात का मौसम, नहरों में पानी, बहाव इतना तेज, सड़ी गली हालत में लाश मिलती है।
बहरहाल अभी राजा शर्मा की तलाश जारी है। राजा शर्मा मिला नहीं है। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी 1-2 दिन में मिल जाए। लड़की नाबालिग है, सज़ा कुछ खास होगी नहीं। लड़की है तो एक सॉफ्ट एंगल भी कोर्ट के सामने आ ही जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट अगर चाहे तो एडल्ट ट्रायल कर सकती है, जुवेनाइल कोर्ट। लेकिन जुवेनाइल कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में भी अंतर करता ही है, ये आपको पता है। तो शायद इस केस में भी लड़की 1-2 साल में रिहा हो जाएगी, मैक्सिमम 3-4 साल। राजा शर्मा जब गिरफ्तार होगा तो फिर इसकी पूरी ज़िंदगी तबाह। कत्ल का मामला है। गिरी सी गिरी स्थिति में 3 से 4 साल इसे जेल में रहना पड़ेगा। बाद में हाईकोर्ट जमानत दे दो तो दे दे, उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च होंगे, चूँकि एक अच्छा वकील होगा वही जमानत करवा पाएगा। इधर दीपक रावत अपने घर का इकलौता, पिता की एकमात्र उम्मीद कि मेरा एक बच्चा था, 17 साल की उम्र में मर गया। उस पिता के ऊपर क्या गुजरेगी, जिसकी पूरी जवानी पूरा बुढ़ापा, चूँकि अभी 17 साल का बेटा है तो बाप भी जवान होगा, पूरी जवानी पूरा बुढ़ापा इसी दुख और तकलीफ में गुजर जाएगी कि मेरा एक बेटा था जिसको मार दिया लोगों ने, एक लड़की ने मार दिया। और साथ ही इस लड़की की अब कहाँ शादी होगी, कौन इससे शादी करेगा। ये तमाम चीज़ अगर लोग सोच लें तो फिर ऐसी कहानियाँ निकल के सामने ना आए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को यहीं ख़त्म करूँगा। और आप लोगों से एक सवाल है मेरे दिमाग में, कहना चाहता हूँ। एक सीरीज़ में चलाता हूँ, जवाब कौन देगा, आप लोग देखते हैं। एक बार आपसे पूछूंगा कि वो कैसा लगता है, क्या और उसमें कुछ अपडेट की जाए, क्या दिन में 2-3 जवाब कौन देगा लाया जाए। हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में 19-20 मिनट की वीडियोस होते हैं, 2-2 3-3, उसको भी एडिट करना डालना, और अभी तो एक नए ऑफिस की भी शुरुआत करनी है। देखते हैं कैसा क्या होता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। कहानी ऐसी सुननी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।